नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रमोद शर्मा। जैसे कि हम YouTube के माध्यम से आनुवंशिकी टॉपिक जो है वो पढ़ रहे थे और होली के अवसर के कारण और जैसे स्टूडियो भी हमने चेंज किया था जगह, तो उसके कारण से लगातार जो है आपका ये रिदम जो है वो बीच में ब्रेक आया और उसके बाद में हम वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है मनुष्य में लिंग निर्धारण। मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं गुणसूत्रों की संख्या। मानव में गुणसूत्रों की संख्या। मनुष्य के अंदर गुणसूत्रों की संख्या की अगर बात करें तो ये आती है 2n बराबर 46, या यूँ कह सकते हैं हम 23 जोड़े। बात करें गुणसूत्र की, तो गुणसूत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। गुणसूत्र कितने प्रकार के, तो आपको याद रखना है, गुणसूत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। सिंपल भी प्रश्न पूछा जाए कि गुणसूत्र कितने प्रकार के, तो आपको याद रखना है दो प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार आता है वो आता है अलिंग सूत्र। अलिंग सूत्र। और अलिंग सूत्र की बात करें तो अलिंग सूत्र जो होते हैं वो टोटल जो होते हैं वो 44 होते हैं। 44 होते हैं। और अलिंग सूत्र जो होते हैं वो लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। लक्षणों के लिए उत्तरदायी। और लक्षण भी कौन से, तो कहेंगे शारीरिक लक्षण। शारीरिक लक्षण, उनके लिए ये उत्तरदायी होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 44 होती है। या जोड़ों की बात करें तो 22 जोड़े होते हैं। दूसरी बात करें कि दूसरे कौन से होते हैं, तो दूसरे जो आएंगे वो आएंगे लिंग सूत्र। लिंग सूत्र। लिंग सूत्र की बात करें तो ये होते हैं दो होते हैं। और मुख्य रूप से अगर हम बात करें इसमें कि भी ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो आपको याद रखना है ये लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। उत्तरदायी होते हैं। अब आप देखिए कि जैसे मैंने आपको कहा कि ये दो होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र की अगर बात करें तो ये दो कौन कौन से होते हैं, तो वो याद रखना है आपको। तो पहला किस प्रकार का होता है और दूसरा किस प्रकार का होता है, ये हम डिस्कस कर लेंगे। तो लिंग सूत्र जो होते हैं वो एक प्रकार होता है जिसे एक्स कहते हैं और एक प्रकार जो होता है उसे वाई कहते हैं। दूसरा आपको ये भी याद रखना है, एक्स जो होता है वो अप्रभावी होता है। अप्रभावी। और वाई जो होता है वो प्रभावी होता है। दूसरा इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जो एक्स गुणसूत्र होता है वो माता के अंदर या माता से आता है मुख्य रूप से, और वाई जो होता है वो पिता से। ऐसे नहीं है कि पिता में एक्स नहीं होता है, परंतु प्रभावी की बात करें तो पिता जो डोमिनेट होता है इसमें लिंग निर्धारण के लिए। एक्स की गुणसूत्र की बात करें तो एक्स गुणसूत्र जो होता है वो लंबा व सीधा होता है। लंबा और सीधा होता है। और वाई गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो
ये लंबा नहीं होता, ये छोटा होता है और घुंडी नुमा होता है, घुंडी नुमा होता है। तो कहने का मतलब अगर डायग्राम से दिखाएं तो ये तो ऐसे सीधा होता है, और इसकी बात करें तो ये यूं कोमा के आकार का होता है, घुंडी नुमा या कोमा के आकार का होता है। लिंग निर्धारण को अगर हम समझें कि कैसे मनुष्य के अंदर लिंग निर्धारण होता है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम देखें तो माता जो है पहले लिखा जाता है और पिता बाद में लिखा जाता है। जेनेटिक्स में या आनुवंशिकता में इनके सिंबल यूज किए जाते हैं। माता के लिए जो सिंबल होता है वो इस तरह का होता है, पिता के लिए जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है। तो अब हम गुणसूत्रों की संख्या के हिसाब से जो संतान है वो लड़का या लड़की जो कैसे लिंग निर्धारित होता है उनमें, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर हम माता के अंदर कुल गुणसूत्रों की बात करें तो इसमें होते हैं 44 प्लस में XX प्रकार के, यानी टोटल हो गए 46। इसी तरह से अगर हम पिता की बात करें तो पिता में भी होते हैं 44 प्लस में XY प्रकार के। अब यहाँ ये जनन कोशिकाएं हैं, जो जनन कोशिकाओं में होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो आपको याद रखना है कि यहाँ विभाजन कौन सा होगा, तो कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन। और अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो ये गैमेट्स अलग अलग बनते हैं। इसमें जो विभाजित होंगे तो भी देख लेंगे और इधर विभाजित होंगे तो भी देखेंगे। तो आप देखिए ये अर्धसूत्री विभाजन जब हो जाता है तो क्या बनते हैं। तो सबसे पहले इधर हम माता के अंदर जो विभाजन है उसको देख लेते हैं। तो ये होंगे 22 प्लस में XX और दूसरा 22 प्लस में X, ये दो हो गए। इसी तरह से पिता की अगर हम बात करें तो पिता में क्या होगा, तो कहेंगे 22 प्लस में X और 22 प्लस में Y, ये इस तरह से विभाजित होंगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो जनन कोशिकाएं हैं ये आपस में जब मिलती है, यानी ये अंडाणु की कोशिकाएं हैं और ये शुक्राणु की कोशिकाएं, तो अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से भ्रूण का निर्माण होता है और यहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है। इस कारण से गुणसूत्रों की संख्या लगातार जो हमारे जनकों में है वही हम में और आने वाली नस्लों में रहेगी, यानी उसमें बदलाव नहीं आता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि अगर इनका संयोजन इसके साथ हो तो संयोजन बैठेगा 44 प्लस में XX, यानी यहाँ संभावना रहेगी लड़की होने की। इसी तरह से दूसरा संयोजन अगर हम देखें, अगर इसका संयोजन इसके साथ हो तो क्या होगा, तो कहेंगे 44 प्लस में X और Y, यहाँ संभावना रहेगी लड़का होने की। इसी तरह से अगर हम देखें, अगर इसका और इसका संयोजन हो तो क्या आएगा, तो 44 प्लस में X और X, यानी यहाँ भी संभावना रहेगी, सॉरी गलत लिख दिया क्या मैंने, यहाँ लड़का लिखना है, लड़की नहीं लड़का। और यहाँ जाएगी लड़की, लड़की होने की संभावना। और लास्ट का अगर हम देखें, इसका और अगर इसका संयोजन हो तो क्या होगा, तो 44 प्लस में X और Y, तो यहाँ लड़का होने की संभावना रहेगी। तो देखिए लकड़ी लिखा गया क्या, लड़की। तो आप देखिए अगर हम बात करें यहाँ ये जो है वो रिजल्ट है, तो रिजल्ट देखिए, रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आएगा 50% कि अगर Y क्रोमोसोम जो है वो प्रभावी होता है, ये हम जानते हैं, जिसमें Y आ गए तो वहाँ लड़के की संभावना बनेगी। तो आप इस विकल्प के अंदर देखोगे
तो 50% लड़का होने की संभावना और 50% ही लड़की होने की संभावना रहेगी। और लिंग निर्धारण के लिए सदैव पिता ही उत्तरदायी होता है। यह भी याद रखोगे आप, नोट के अंदर मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिंग निर्धारण हेतु सदैव पिता ही उत्तरदायी होता है। तो आपको ये बात अच्छे से नोट रखनी है कि लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी होगा। तो आप कहोगे कि लिंग निर्धारण के लिए हमेशा कौन उत्तरदायी होगा, तो हमेशा पिता होगा। तो ये था हमारा लिंग निर्धारण कैसे किया जाता है या कैसे होता है, उस प्रश्न का आंसर। ये आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, जेनेटिक्स के अंदर भी। तो आपने पढ़ा अभी कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2 1 46, यानी 23 जोड़े। इन 23 जोड़ों के अंदर से जो 22 जोड़े हैं वो तो होते हैं 22 जोड़े गुणसूत्र जो होते हैं, कितने जोड़े, 22 जोड़े, वो तो होते हैं एलिंग सूत्र के। और एक जोड़ा जो होता है, एक जोड़ा वो होता है लिंग सूत्र का। और इस एक जोड़े के अंदर माता के अंदर जो होता है XX प्रकार होता है और पिता के अंदर जो है वो XY प्रकार का होता है। और इस तरह से हमने देखा कि भी इसका रिजल्ट जो है वो 50%। और इसी के दौरान हम ये भी पढ़ सकते हैं, अगर आपको आनुवंशिक रोगों के बारे में पूछा जाए तो सदैव अप्रभावी जीन जो है वो आनुवंशिक लक्षणों को अगली पीढ़ी में लेके जाते हैं और माता ही सदैव वाहक होती है। अगर मैं ये कहूँ कि देखिए कि माँ को कोई आनुवंशिक रोग है, जैसे मान लीजिए हीमोफीलिया है, तो ये आनुवंशिक रोग यहाँ मैंने शो किया है इस डायग्राम के द्वारा। और ये रोग जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, मान लीजिए यहाँ पहुँच गया, तो ये आगे संतान के अंदर इसके जो विकल्प होंगे वहाँ पहुँचेगा। एक यहाँ पहुँच गया और एक इसमें पहुँचा, एक इसके अंदर पहुँचा, यहाँ विभाजित होकर यहाँ पहुँच गया। तो देखिए अगर माता आनुवंशिक रोगी है तो 4 विकल्पों में 2 में रोग हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि माता अगर आनुवंशिक रोगी है तो कितने प्रतिशत संतान में रोग होने की संभावना है, तो 50% हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 2 में। अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि माता आनुवंशिक रोगी है, बताइए कितने प्रतिशत लड़कों में रोग होने की संभावना है, तो लड़कों के विकल्प 2 है और 2 में 1 के रोग हो रहा है, तो वहाँ भी उत्तर आ जाएगा 50%। यही प्रश्न अगर पूछा जाए कि माता आनुवंशिक रोगी है, बताइए कितने प्रतिशत लड़कियों में रोग होने की संभावना है, तो 2 विकल्प है और 2 में 1 के रोग होने की संभावना है, तो हम बोलेंगे यहाँ भी 50%। तो हर मामले में 50% आंसर आता है। तो आपको याद रखना कि माता अगर आनुवंशिक रोगी है तो कितने प्रतिशत संतान में रोग होने की संभावना, तो 50%। कितने परसेंट लड़कों में रोग होने की संभावना, तो 50%। कितने प्रतिशत लड़कियों में रोग होने की संभावना, कितने, तो भी 50%। परंतु अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए, जैसे 96 RS के अंदर भी आया हुआ था ये क्वेश्चन कि पिता आनुवंशिक रोगी है, बताइए कितने प्रतिशत संतान में रोग होने की संभावना है, तो आपको याद रखना है 0%, क्योंकि आनुवंशिक रोगों का वाहक पिता नहीं होता। तो आज की क्लास में हमने मनुष्य में लिंग निर्धारण है उस पर चर्चा की। नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं और आप अपना प्यार यूट्यूब पे यूं ही बनाए रखिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो बचे हुए आनुवंशिक एक टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे और फिर MCQs की जो है 50 क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। और उम्मीद करता हूँ कि ये आप बड़ी सीरियस पढ़ रहे हो, इसको नोट्स भी बना रहे हो, साथ में स्क्रीनशॉट आप लेकर इसको नोट्स बना सकते हो। प्रॉपर विश्वास दिखाते हुए आप इसको जारी रखिए और मैं उम्मीद करता हूँ आपकी सफलता की। तो अब हमारा जो मिशन है वो कामयाब होगा। आज की क्लास यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।